नमस्कार दोस्तों, मैं कॉन्सेप्ट क्लास से योगेश्वर आज पॉलिटिक्स की एक ऐसी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जाम या जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है संवैधानिक इतिहास, मतलब भारत का जो संविधान बना उसका इतिहास क्या रहा है उसके बारे में डिस्कशन होगा। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। संविधान की विशेषताएं क्या हैं, भारत का जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनसे संबंधित बातें। संविधान के स्रोत, मतलब संविधान के अंदर जो जो महत्वपूर्ण बातें ली गई हैं वो उसके स्रोत कौन कौन से हैं या स्रोत कहां से उनको लिया गया है उसके बारे में। संविधान के भाग, संविधान के कौन कौन से भाग हैं और संविधान की अनुसूचियां, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो भारत के संविधान से संबंधित। प्रश्न है संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर है 1773। कब पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। चलिए बात करते हैं 1773 के बारे में कि 1773 में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो 1773 की अगर हम बात करते हैं 1773, तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ था वो ये हुआ था कि भारत को एक न्यायिक व्यवस्था मिली थी, मतलब भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक, तो न्यायालय की स्थापना होने के साथ साथ कोई ना कोई तो इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया होगा। तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे। कौन बनाए गए थे? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। ठीक है, कलकत्ता की बात हुई। अब कलकत्ता में इसी में हम एक छोटा सा और थोड़ा सा टॉपिक करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा कहां पर था? कलकत्ता में था। ठीक है, कलकत्ता में था। इस कलकत्ता को किसने बसाया था? ठीक है, तो एक अंग्रेज थे जॉर्ज चारनॉक। ठीक है, एक अंग्रेज थे जॉर्ज चारनॉक। इन्होंने क्या करा था? 1690 यानी कि 1690 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता शहर को बसाया था। कलकत्ता शहर बसाया गया था तो ये 3 गांव थे, 3 छोटे छोटे गांव थे, उनको मिलाकर बसाया गया था। एक था हमारा सुतानती। क्या था? सुतानती। दूसरा था हमारा गोविंदपुर और एक था हमारा कलिकाता। क्या था? कलिकाता। ठीक है, इनको मिलाकर क्या बनाया गया? जो कलकत्ता शहर था, इस कलकत्ता शहर को बसाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था, क्यों इसको लाया गया? ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद थी, ठीक, ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें एक अधिनियम पारित हुआ था, जिस अधिनियम का जो मेन उद्देश्य था वो था बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस शासन के प्रबंधन में सुधार करना। मतलब शासन तो चल रहा था बट शासन जो है अच्छी तरह से नहीं चल रहा था, तो उसके प्रबंधन में क्या करना था? सुधार करना था। ये 1773 का जो एक्ट था, 1773 के एक्ट में बताया गया। दूसरा प्रश्न है हमारा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया था? 1858। कब नियुक्त किया गया? 1858। चलिए चलते हैं 1858 में कि इसमें और क्या क्या हुआ था। ठीक है, 1858। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1 नवंबर 1858 को एक वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। अच्छा, जब घोषणा पत्र आया
तो इस घोषणा पत्र में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो ऐसा बताया गया होगा कि इसके लिए हम याद करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला था कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ले लिया गया और किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। किसको? ब्रिटिश क्राउन के लिए दे दिया गया, मतलब ब्रिटिश ताज को दे दिया गया, ब्रिटिश महारानी के हाथ में उसको दे दिया गया कि अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन नहीं रहेगा, अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर साम्राज्ञी यानी कि महारानी का शासन रहेगा। ठीक है। दूसरा था बेटा, इसमें दूसरा था कि भारत में नस्ल भेद बहुत चल रहा था। नस्ल भेद का मतलब है कि दो तरह के लोग थे, एक थे गोरे एक थे काले। जो इंडियंस थे वो थे काले और जो अंग्रेज थे वो थे गोरे। ठीक है। तो दोनों में बहुत भेद होता था, बहुत मतभेद होता था आपस में। तो उस मतभेद को, नस्ल भेद को समाप्त कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि चाहे भारतीय है चाहे वो अंग्रेज है, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है। तो जो मार्ले मिंटो सुधार था ये 1909 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1909 में। ठीक है। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? निम्न में से किस नाम से जानी गई? ठीक है। तो ये थी एक हमारी योजना थी माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना, जिसमें कहा गया कि भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपी जाए। ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि लॉर्ड जो माउंटबेटन योजना थी इसमें और क्या क्या था। ठीक है। तो जो भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात, प्रदान करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो किसमें रखा गया था? माउंटबेटन योजना में। ठीक है। माउंटबेटन योजना में क्या रखा गया? माउंटबेटन योजना में भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, इसी योजना में एक काम और किया गया था और वो काम था कि जो भारत का विभाजन था, मतलब भारत का जो पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान जो आज के टाइम पर है, ठीक है, उसका जो काम किया गया था वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था। और ये जो विभाजन था ये धार्मिक आधार पर किया गया था। किस आधार पर? धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की आजादी के समय, किसकी? भारत की आजादी जब हुई थी, मतलब जब भारत आजाद हुआ था उस समय इंग्लैंड में, उस समय इंग्लैंड में, कहां पर? इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी, मतलब किस पार्टी की सरकार थी? तो इंग्लैंड में उस समय जो पार्टी थी वो थी लेबर पार्टी। कौन सी? लेबर पार्टी। इस लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है। लेबर पार्टी, अब आप समझ रहे होंगे कि लेबर पार्टी कहां पर है? इंग्लैंड में है। कहां पर है? इंग्लैंड में। अगर हम कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो ये कहां पर है? कनाडा। कहां पर है? कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में। ठीक है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो ये कहां पर है? ये है हमारी भारत में। कहां पर है? भारत में। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार, मतलब किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? किसने यह कहा था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि किसी और कैंडिडेट की इच्छा के अनुसार हो, जैसे लोग भारत में रह रहे हैं उनकी इच्छा के अनुसार, उनके जो वातावरण है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी, इनके बारे में जानते हैं। ये हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट पीएम जो थे हमारे मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ये हमारे जो महात्मा गांधी जी थे इनके राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु किसके? राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन की जो योजना आई थी उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? ठीक है, होने थे, मतलब जो कैबिनेट मिशन की हमारी योजना आई थी उस योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो संविधान सभा में जो सदस्य होने थे वो होने थे हमारे 389, मतलब 389 सदस्य संविधान सभा में रखे जाने का प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, मतलब कब संपन्न हुए थे? तो ये 1946, कब? 1946, या फिर हम बोले जुलाई 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे वो संपन्न किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारत की जो संविधान सभा थी इसकी स्थापना 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 में भारत में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अगर पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा, मैं एक्साइटेड होऊंगा। ठीक है, और जब मैं मोटिवेट होऊंगा इस चीज से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए इस तरह की बहुत सारी अच्छी और इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो अवेलेबल करा पाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ठीक है, तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था ये हमारा नई दिल्ली या फिर दिल्ली, कहां पर? दिल्ली में हुआ था। पहला जो अधिवेशन था ये दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। किसने करी थी? मतलब संविधान सभा का जो उद्घाटन किया गया था, वो उद्घाटन के टाइम पे जो अधिवेशन किया गया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है? अस्थाई, कंफ्यूज नहीं होना है, दो वर्ड मिलेंगे, एक अस्थाई मिलेगा, ठीक है, और एक मिलेगा स्थाई, एक मिलेगा स्थाई। ठीक है, तो अस्थाई की अगर हम बात करें तो अस्थाई में आएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन आएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर हम स्थाई की बात करें तो इसमें आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन आएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस जो प्रश्न है इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा हमारी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अभी डिस्कस किया, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? बी आर अंबेडकर। ठीक है, ये हमारी संविधान सभा के जो संविधान सभा का जो प्रारूप था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति क्या है? झंडा समिति। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे हमारे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, ये झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा द्वारा क्या है? भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय झंडा बना उसका जो डिजाइन है वो कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था हमारा 22 जुलाई। कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो भारत का झंडा है उसका डिजाइन स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत कॉमन सा प्रश्न है और बहुत सब लोग लगभग इसको पढ़ते ही हैं कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में, मतलब भारत का जो संविधान बना उस भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? ठीक है, तो समय की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मतलब पूरा संविधान जो हमारा बना वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रस्तावना के लिए। किसके लिए कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि संवैधानिक उपचार के अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचार के अधिकार, तो जहां पर संवैधानिक उपचार का अधिकार आएगा वहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की। किसकी? बी आर अंबेडकर। मतलब किसने कहा ये? तो ये कहा बी आर अंबेडकर जी। किसने कहा? बी आर अंबेडकर जी ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, मतलब भारत का जो संविधान है उसको कब अंगीकृत किया गया था? तो ये जो डेट थी हमारी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसी से संबंधित है कि किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो वो जो तिथि थी वो थी हमारी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान था इसको लागू किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, इस प्रस्तावना में पहली बार संशोधन या अमेंडमेंट कब किया गया? तो पहली बार अगर हम संशोधन की बात करें तो 1976, क्या है, 1976 को भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा संविधान लिखित और व्यापक रूप से किसका है? वो है हमारे भारत का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान किस प्रकृति का है, किस तरह का है भारतीय संविधान? तो भारतीय संविधान अंशतः क्या है? कठोर है और अंशतः क्या है? लचीला है। ठीक है, तो भारत का संविधान हम लिख सकते हैं कि भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः कैसा है? लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारत का संविधान। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, मतलब भारत का जो संविधान है उस संविधान में भारत को क्या माना गया है? ठीक है, तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन, मतलब राज्यों का एक संघ माना गया है। ठीक है ना, जैसे हमारे भारत में 28 और 8, मतलब 28 राज्य हैं और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। और 28 क्या है? 28 राज्य हैं। ये हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इन सबको मिला देते हैं तो क्या बन के तैयार होता है? भारत बन के तैयार होता है। क्या? भारत। तो भारत को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है भारत को? राज्यों का एक संघ या राज्यों का एक यूनियन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारत का जो स्वरूप है वो संरचना की अगर हम बात करें, देखिए संरचना है, जैसे हमारा ये क्या है? इंडिया ऐसे करके बनता है हमारा इंडिया। ये ऐसे इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, तो इसमें क्या है? इसमें 28 क्या है? 28 क्या है? 28 राज्य है। ठीक है, राज्य है, तो ये क्या है? राज्यों का एक संघ है, तो ये क्या बन गया? संघात्मक बन गया। क्या बन गया? संघात्मक। तो भारत का जो संरचना जो हमको दिखाई दे रही है भारत की, वो कैसी है? हमारी संघात्मक है। लेकिन अगर हम बात करें भावना में, मतलब देखने में कैसा है? हम सोचते हैं भारत के बारे में, भारत कैसा है, तो भावना में कैसा है? भावना में भारत एक है। क्या है? एक है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? एकात्मक बोल सकते हैं। ठीक है, भावना में एकात्मक है और स्ट्रक्चर में कैसा है? संरचना में कैसा है? संरचना में संघात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान में
या भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? अभिभावक, अच्छा एक बात बताइए, अभिभावक क्या है? अभिभावक वो होता है जो वहां पर रहने वाले लोग हैं या उनसे संबंधित जो लोग हैं उनके लिए उनकी भलाई के बारे में सोचे, वही अभिभावक होता है। तो अभिभावक की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो संविधान है उस संविधान का अभिभावक कौन है? तो हमारे यहाँ पर एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये हमारे संविधान का क्या है? अभिभावक होता है। ठीक है, बिल्कुल जनरल और कॉमन सा क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की सीमा क्या है? मतलब भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किस एज पर जाकर, किस उम्र पर जाकर भारत के संविधान में पार्टिसिपेट कर सकता है? भारत के संविधान में पार्टिसिपेट यानी कि मत का अधिकार कर सकता है, अपने वोट का अधिकार कर सकता है। तो भारत में रहने वाला जो कैंडिडेट है उसकी जो वोट डालने की मिनिमम उम्र होती है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम की बात कर रहे हैं तो 18 वर्ष होती है। कितनी होती है? 18 वर्ष। मतलब अगर 18 वर्ष उम्र है किसी की तो वो भारत के संविधान में या भारत में रहने वाला वह वयस्क व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने मत का अधिकार, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में यहां बात कर रहे हैं हम सूचियों की। किसकी बात कर रहे हैं? सूचियों की, अनुसूचियों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं सूचियों की। तो सूचियां कितनी है? तो सूचियां 3 सूचियां हैं भारत में। कौन कौन सी हैं? एक सूची है हमारी राज्य सूची, ठीक है, एक सूची है हमारी केंद्र सूची और एक सूची है हमारी समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। ठीक है, 3 सूचियां हैं, एक है समवर्ती सूची। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, यानी कि कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न संविधान के स्रोत से। कहां से? संविधान के स्रोत से। प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत मतलब भारतीय संविधान में जो मैक्सिमम चीजें ली गई हैं वो कहां से ली गई हैं? तो एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इसके लिए क्या कहा गया? ये कहा गया कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हम स्रोत की तरफ चल रहे हैं, मतलब भारतीय संविधान में जो जो चीजें ली गई हैं वो कहां कहां से ली गई हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार। किसका? मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो हमारा लिया गया है रूस के संविधान से। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मतलब मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों का की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये जो संविधान है ये है आयरलैंड का संविधान। कहां का संविधान है? आयरलैंड का एक संविधान था। उस संविधान से हमें क्या हुआ? जो नीति निर्देशक तत्व थे इसकी अवधारणा मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कानून के समान संरक्षण, ठीक है, ये वाक्य कहां से लिया गया है? ठीक है, तो कानून के समान संरक्षण ये जो वाक्य हमारा ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां? नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो जो न्यायिक समीक्षा थी ये हमारी यूएसए। कहां से? यूएसए। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है ये ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से? देखिए, जो भारत में आपातकाल उपबंध लिया गया, ठीक है, वो जो हमारा मिनी संविधान जिसको हम छोटा सा लघु संविधान जिसको हम बोलते हैं, यानी कि 1935 की जो अवधारणा थी उससे लिया गया। और एक दूसरा देश था जहां के संविधान से लिया गया है, ये था जर्मनी। क्या था? जर्मनी में एक संविधान चलता है बीमर। क्या चलता है? बीमर।
ठीक है, जर्मनी के संविधान को क्या बोला गया? बीमर बोला गया। अच्छा, ऐसा क्या है कि इसे बीमर संविधान बोला जाता है? ऐसा क्या हुआ? तो बीमर संविधान की एक खास बात होती है कि जर्मनी जहां पर नाम आ जाता है वहां पर नाम आता है हिटलर का। कहाँ, किसका नाम आता है? हिटलर का। ठीक है, छोटी सी कहानी है कि हिटलर, ऐसा क्या हुआ, हिटलर को बीमर क्यों पसंद था? क्योंकि हिटलर जब जर्मनी का तानाशाह बना था, बीमर एक ऐसा संविधान है जिसमें जब चाहे तब जो राजा है, जो किंग है, ठीक है, जिसके पास पावर है, वो जब चाहे तब इस संविधान के अगेंस्ट, इस संविधान के विरुद्ध या इसके विरोध में कानून बना सकता है। ठीक है, तो उसका जो फायदा था वो कौन लिया था? उसका जो फायदा था वो हिटलर के लिए मिला। ठीक है, बीमर का संविधान आज भी कहां पर? जर्मनी में अवेलेबल है। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, कौन सा? भाग 9। ठीक है, भाग 9 जो है भारत के संविधान का, इसमें क्या है? इसमें पंचायती राज से संबंधित है। और अगर हम पंचायती राज की बात करें तो एक हमारा प्यारा सा एक डेजर्ट एरिया है जिसको हम बोलते हैं राजस्थान। क्या बोलते हैं? राजस्थान। इस राजस्थान में एक छोटा सा विलेज था जिसका नाम था नागौर। क्या था? नागौर। क्या नाम था? नागौर। इस नागौर में सबसे पहले क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो संविधान का भाग 4 कौन सा है? भाग 4 यानी कि चतुर्थ भाग में क्या है? संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान या नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं भाग 4 जो था हमारा, इसमें क्या थे? हमारे नीति निर्देशक तत्व थे। क्या थे? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व थे। अब हम बात कर रहे हैं कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य, क्या है? मूल कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे तो जो मूल कर्तव्य है हमारे, ये हमारे हैं भाग 4 का। किसमें है? भाग 4 का में हमारे मूल कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का जो उल्लेख है ये हमारा है भाग 2 में। किसमें है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। किसमें? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। देखिए, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन था हमारा सूचियों से संबंधित कि भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं। ठीक है, अब हमारा प्रश्न आया है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? तो सूचियां कितनी है? सूचियां हैं हमारी 3। कितनी है? 3 सूचियां हैं। 3 कौन कौन सी है? राज्य, केंद्र और संवर्ती। ये 3 सूचियां हैं। इनके अलग अलग विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में अलग विषय है, केंद्र सूची में अलग विषय है, संवर्ती सूची में अलग विषय है। ठीक है, प्रश्न है कि हमारा वर्तमान में जो भारतीय संविधान है इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अगर हम अनुसूचियों की बात करेंगे तो अनुसूचियां हैं हमारी 12। कितनी है? अनुसूचियां हैं हमारी 12 अनुसूचियां और 3 सूचियां, ये भारत के संविधान में है। ठीक है, अब फिर से प्रश्न चेंज हुआ कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, जब हमारा संविधान अपनी मूल अवस्था में था, उस समय भारत का जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय की अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? 8, जो बढ़कर बाद में कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, पहले 8 अनुसूचियां और बढ़ने के बाद 12 अनुसूचियां। अब बात करते हैं, जैसे हमने बताया था कि भारत का जो संविधान था उस संविधान में 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था। पहली बार संशोधन 1976 में भारत की जो संविधान था, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था 1976 में। अब हम बात करते हैं कि संविधान का प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया? मतलब जब संशोधन किया गया तो संशोधन, सीधी सी बात है, जब संविधान में संशोधन किया जाएगा तो या तो किसी चीज को कम किया जाएगा या किसी चीज को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी अनुसूची को बढ़ाया गया था? तो जो हमारा पहला संशोधन था, प्रथम संशोधन जब हमारा किया गया था संविधान में, तो इसमें जो हमारी 9वीं अनुसूची थी, मतलब 9वीं जो हमारी अनुसूची थी वो कौन सी थी? 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया था। ठीक है,
इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, जो हुआ था 73वां संविधान। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जो अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला जो हमारा पहला संशोधन हुआ था, पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, लेकिन जो 73वें जब संशोधन हुआ, 73वां संशोधन हुआ, इस 73वें संशोधन में हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान में नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, जो संविधान है हमारा, अभी अगर हम करंट की बात करें तो संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि इन राजभाषाओं का उल्लेख, जो 22 राजभाषाएं हैं, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? किस अनुसूची में? तो ये अनुसूची है हमारी 8वीं अनुसूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची है। इस अनुसूची में क्या किया गया है? इस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राजभाषाएं जितनी है उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है, अगर कंटेंट बढ़िया लगा हो, पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तभी मैं आपको इस तरह की अच्छी और अच्छे कंटेंट वाली वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और करते रहिए। जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा मटेरियल, उतना ज्यादा कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।